हेलो बच्चों, एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। हम विज्ञान विषय में लाइट जो लेसन है, प्रकाश जो लेसन है, इसके बारे में बात कर रहे थे। कुछ सामान्य जानकारी हो गई थी। आगे इसका टॉप पॉइंट है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन को समझते हैं। परावर्तन का मतलब क्या है? परावर्तन का मतलब है कि टकरा कर वापस आना। जैसे हम कोई बॉल को दीवार पर मारते हैं तो वो बॉल जो है टकरा कर वापस आ जाती है। तो ये घटना एक तरह से क्या है? परावर्तन है। यदि इसी को हम प्रकाश के साथ जोड़ दें तो ये क्या कहलाएगा? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के अंदर क्या होता है कि कोई भी प्रकाश किरण, जैसे कोई प्रकाश किरण किसी सतह पर आपतित होती है, किसी तल पर पड़ती है। जैसे यहां पर हमने एक समतल दर्पण लिया है। दर्पण मतलब उसकी एक सतह पर पॉलिश की है। ये एक सतह पर क्या कर रखी है? पॉलिश। जब एक सतह पर पॉलिश करते हैं तो उसकी दूसरी सतह परावर्तक पृष्ठ की तरह कार्य करती है। तो ये पॉलिश हो गई और ये हो गई परावर्तक सतह। मान लिया इस सतह पर कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है। ये आने वाली जो प्रकाश किरण है, इस आने वाली प्रकाश किरण को कहा जाता है आपतित किरण। इस प्रकाश किरण को बोलेंगे आपतित किरण। जो सतह पर आपतित हो रही है, आने वाली प्रकाश किरण है, उसको बोला जाता है आपतित किरण। ये जिस बिंदु पर आ रही है, जिस बिंदु पर आपतित हो रही है, परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिर रही है, उस बिंदु को कहा जाता है आपतन बिंदु। अब ये प्रकाश किरण इस बिंदु पर आपतित हुई है, तो ये बिंदु आपतन बिंदु जो है, इस बिंदु पर हम एक लंबवत रेखा खींचते हैं। ये जो लंबवत रेखा है इस परावर्तक पृष्ठ के 90 डिग्री पर है। इसको कहा जाता है अभिलंब। आपने मैथ के अंदर पढ़ा होगा कि कोई जो पृष्ठ है उसके 90 डिग्री पर कोई रेखा खींचते हैं जो लंबवत होती है, उसी को बोला जाता है अभिलंब। अब ये प्रकाश किरण इस परावर्तक पृष्ठ से टकरा कर वापस लौट जाती है। टकरा कर वापस लौट जाती है। टकरा कर जाने वाली जो किरण है, इसको बोला जाता है परावर्तित किरण। आने वाली को क्या बोला? आपतित किरण। टकरा कर जाने वाली को क्या बोला? परावर्तित किरण। और इसको क्या बोलेंगे? अभिलंब, जो इस परावर्तक पृष्ठ के लंबवत होगा। लंबवत का मतलब है कि ये जो परावर्तक पृष्ठ है इससे 90 डिग्री के कोण पर होगा। परावर्तन की परिभाषा: जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। यहां पर एक माध्यम, दूसरा माध्यम क्या है? मान लिया ये एक माध्यम है जिससे प्रकाश किरण आ रही है और ये कोई दूसरा माध्यम है और इस माध्यम की सतह क्या हो जाएगी? परावर्तक पृष्ठ। तो इस परावर्तक पृष्ठ से टकरा कर किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसको बोला जाता है परावर्तन। अब यहां पर ध्यान दें, ये जो परावर्तन की घटना हो रही है इसके अंदर ये थी आने वाली किरण आपतित किरण और ये थी टकराकर जाने वाली किरण परावर्तित किरण।
यहां मैंने बोला कि ये अभिलंब और परावर्तक पृष्ठ जो है इसके बीच एक कोण बन रहा है जो 90 डिग्री का है, लेकिन इसके साथ साथ यहां इस किरण और ये अभिलंब के बीच एक और कोण बनता है जिसको लिखते हैं आई से। यहां अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच एक कोण बनता है जिसको व्यक्त करते हैं आर से। जहां कोण आई क्या होता है? ये होता है आपतन कोण। ये जो कोण आई है किस किस के बीच है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच। तो आप अभिलंब के बीच है, इसको बोला है आपतन कोण। किस किस के बीच है ये? आपतित किरण व अभिलंब के बीच। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोला है? आपतन कोण। जहां कोण आर क्या है? इस आर को बोला जाता है परावर्तन कोण। आर किस किस के बीच है? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच है। तो परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच का कोण। आपतन कोण क्या था? आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण जिसको आई से व्यक्त किया क्या कहलाएगा? आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण जिसको व्यक्त किया आर से ये क्या कहलाएगा? परावर्तन कोण। यहां कोण आई तथा कोण आर बराबर होते हैं। ये कोण आई मतलब आपतन कोण और कोण आर का मतलब है परावर्तन कोण। कोण आई मतलब आपतन कोण बराबर होता है कोण आर के। ये आपतन कोण और परावर्तन कोण प्रकाश के परावर्तन के अंदर हमेशा बराबर होते हैं। इसको बोला जाता है परावर्तन का दूसरा नियम। तो फिर पहला नियम क्या है? पहला नियम होता है इसका कि ये आपतित किरण और ये था परावर्तक पृष्ठ। आपतित किरण कहां पर आपतित हो रही थी? आपतन बिंदु पर। तो ये आपतित किरण जो आपतन बिंदु पर आपतित हो रही है, इसके लिए ये एक तल है। तल कौन सा है? परावर्तक पृष्ठ। तो आपतित किरण ये अभिलंब जो है वो भी कौन से बिंदु पर है? आपतन बिंदु पर। और परावर्तित किरण है ये भी कौन से बिंदु पर है? आपतन बिंदु पर। तो आपतन बिंदु कहां पर है? परावर्तक पृष्ठ पर। हम कह सकते हैं कि आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों के तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। एक ही तल में कौन से बिंदु पर स्थित होते हैं? आपतन बिंदु पर। इसमें एक तीसरी बात और है, वो ये है कि प्रकाश किरण जो आपतित प्रकाश किरण है और परावर्तित प्रकाश किरण है, इसके अंदर प्रकाश की चाल और आवर्ती परिवर्तित नहीं होती है। ये तीन नियम होते हैं जिनको हम लिख लेते हैं। परावर्तन का पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर। आपतन बिंदु कहां है? ये तीनों एक ही तल में हैं। मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब आपतन बिंदु पर तीनों एक ही तल में होते हैं। ये होता है परावर्तन का पहला नियम। यहां आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर दोनों कैसे होते हैं? बराबर। ये दूसरा नियम है। आपतन कोण आई व परावर्तन कोण आर बराबर होते हैं। जितना आई होगा उतना ही आर होगा। मान लें कि ये आई जो है आपतन कोण, इसका मान 30 डिग्री है, तो आर का मान भी कितना होगा? 30 डिग्री। यदि ये दे रखा हो कि भाई ये आपतित किरण और ये था परावर्तक पृष्ठ, इनके बीच का कोण कुछ भी दे रखा है, मान लिया 45 डिग्री दे रखा हो। यदि ये 45 डिग्री दे रखा है और आई हमें ज्ञात करना है, तो इसका मान कितना था? 90 डिग्री। तो 90 में से 45 घटा देंगे तो आई का मान कितना आ जाएगा?
45 आ जाएगा। यदि मान लें कि इसका मान जो है 60 डिग्री दे रखा हो, आपतित किरण और परावर्तक पृष्ठ के बीच का जो कोण है वो हमें दे रखा है 60 डिग्री, और ये अब आपतन कोण ना पूछ करके परावर्तन कोण पूछे तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो हमको ये बात पता है कि यहां पर ये मान जो दे रखा है 60, तो पहले हम आई का पता करेंगे। आई कितना होगा? तो 90 में से 60 घटाएंगे, 90 डिग्री में से जब आप 60 डिग्री घटाएंगे तो कितना बचेगा? 30 डिग्री। यहां आई का मान कितना आ गया? आपतन कोण का आई का मान आ गया है 30 डिग्री। तो आर आई के क्या होता है? बराबर। ये कौन बताता है? नियम बताता है परावर्तन का। दूसरा क्या बताता है कि आई का मान क्या होगा? आर के बराबर। तो आई का मान कितना आया? 30, इसीलिए आर का मान भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा। तीसरा नियम है कि परावर्तित किरण की चाल, जिस चाल से कोई प्रकाश किरण आपतित होती है उसी चाल से परावर्तित हो जाती है। जब कोई प्रकाश किरण जिस चाल से आपतित हो रही है उसी चाल से टकराकर वापस लौट जाती है। ना तो उसकी चाल में कोई परिवर्तन आता है और ना ही उसकी आवृत्ति परिवर्तित होती है। आगे देखिए परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार, अब ये परावर्तन जो है ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। ये 2 प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो होता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है विसरित परावर्तन। ये नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन कैसे समझें इनको? जैसे ये एक जो व्हाइट बोर्ड है ये चिकनी सतह है, समतल पृष्ठ है एक, तो इस पर जब कोई प्रकाश किरण आपतित होगी तो टकराने के बाद वो प्रकाश किरण जो है एक निश्चित दिशा में चली जाती हैं। तो ये तो होता है नियमित परावर्तन। किसी चिकनी सतह पर टकराकर जो किरणें एक निश्चित दिशा में जाएंगी तो उसको तो बोलेंगे नियमित परावर्तन। यदि हम कहें प्रकाश किरण जो है, प्रकाश पुंज ये बोर्ड या चिकनी सतह पर आपतित ना हो, वो किसी दीवार पर आपतित हो रही है, इस बोर्ड की जगह हम मान ले ये दीवार है, तो बोर्ड की तुलना में ये दीवार कैसी सतह है? तो ये खुरदरी सतह है, खुरदरा पृष्ठ है। जब खुरदरी पृष्ठ पर प्रकाश आपतित होता है तो प्रकाश परावर्तित होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है, तो इसको बोला जाता है विसरित परावर्तन। देखिए परिभाषा, नियमित परावर्तन चिकने पृष्ठ द्वारा होने वाला परावर्तन नियमित परावर्तन कहलाता है। परावर्तन मतलब टकराकर जो किरण जा रही हैं, यदि ये प्रकाश किरणें एक चिकनी पृष्ठ से टकराकर जाती हैं तो उसको तो क्या बोल देंगे हम? नियमित परावर्तन। और ये परावर्तित जो किरणें हैं, ये परावर्तित किरणें एक निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाती हैं, मतलब ये उसी माध्यम में जाएंगी, लेकिन ये जब उसी माध्यम में जाएंगी तो एक दूसरे के क्या होंगी? समांतर होंगी और निश्चित दिशा में होंगी। चित्र से देखिए, ये आने वाली जो किरणें हैं कौन सी हैं? आपतित किरण, जो एक दूसरे के समांतर हैं। लेकिन जब ये प्रकाश किरण इस सतह से टकरा कर जाती हैं तो टकरा कर जाने के बाद भी ये एक दूसरे के समांतर ही रहती हैं। परावर्तित किरण जो है एक निश्चित दिशा में जाती हैं और एक दूसरे के समांतर रहती है। हमने देखा था कि भाई यहां पर जो है आपतन कोण और परावर्तन कोण जो थे, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों कैसे थे? बराबर। तो नियमित परावर्तन जो होता है इसके अंदर प्रत्येक जो किरण टकरा कर जा रही है उसका आपतन कोण और परावर्तन कोण जो है बराबर होता है। अगला परावर्तन कौन सा? विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन हमने कहा कि किसी खुरदरी सतह पर होगा। खुरदरी मतलब ये दीवार पर, ये दीवार जो है इसकी तुलना में कैसी है? खुरदरी है। तो खुरदरी सतह पर प्रकाश किरणें जब टकराती हैं तो टकराने के बाद विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। देखिए, खुरदरी पृष्ठ द्वारा होने वाला परावर्तन विसरित परावर्तन कहलाता है। यदि परावर्तन की जो क्रिया है, प्रकाश का जो परावर्तन है, ये प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरी सतह पर होता है तो ये खुरदरी सतह पर होने वाला परावर्तन क्या कहलाएगा? विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन में प्रकाश क्या करता है? विसरित परावर्तन में प्रकाश की जो किरणें हैं परावर्तित होने के बाद अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हैं, तो ये होता है विसरित परावर्तन। आगे देखते हैं समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनना।
मान लिया जाए ये एक समतल दर्पण है। समतल दर्पण है मतलब इसकी ये वाली जो सतह है इस पर पॉलिश किया है कौन सा, परावर्तक पॉलिश। ये परावर्तक पॉलिश है तो इसकी ये वाली सतह किसकी तरह कार्य करती है, परावर्तक पृष्ठ की तरह। अब हमें इसका प्रतिबिंब बनाना है, मतलब ये एक वस्तु है और यहां ध्यान रखना है वस्तु को क्या कहते हैं, तो वस्तु को बोला जाता है बिंब। दर्पण के सामने कुछ दूरी पर एक वस्तु रखी है, वस्तु को क्या बोला जाता है, बिंब। ये जो वस्तु है इसका प्रतिबिंब समतल दर्पण में कहां बनेगा, तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या जरूरी है, कम से कम दो किरणों का मिलना जरूरी है। परावर्तन के बाद कम से कम कितनी किरणों का मिलना जरूरी है, दो का। चाहे तो वो किरणें वास्तव में मिले और या फिर मिलती हुई प्रतीत हों। देखते हैं, मान लिया जाए यहां से एक प्रकाश किरण इस तरह से जा रही है, ये प्रकाश किरण दर्पण पर पहुंचती है, तो ये प्रकाश किरण दर्पण के कैसी है, लंबवत है। अरे भाई अभी हमने देखा था कि ये जो प्रकाश किरण थी आपतित थी, यहां पर देखा था एक अभिलंब। हमने कहा कि इन दोनों के बीच जो कोण था वो आपतन कोण, और यहां से इन दोनों के बीच जो था वो था परावर्तन कोण। जितना आपतन कोण था उतना ही परावर्तन कोण था। यदि हम आपतन कोण के मान को घटाएंगे तो क्या परावर्तन कोण का मान भी घटेगा, घटेगा, क्योंकि दोनों का मान कैसा होता है, बराबर। यदि हम कहें कि ये जो आपतन कोण है इसका मान कितना हो जाए, शून्य हो जाए, मतलब जो आपतित प्रकाश किरण है वो कहां से आए, अभिलंब से। तो ये दर्पण के कहां से आ रही है, अभिलंब से आ रही है। अभिलंब से जब कोई प्रकाश किरण आती है तो वो परावर्तित होकर भी कहां से जाएगी, अभिलंब से ही जाएगी, मतलब उसके मध्य कोण कितना रहेगा, 0 डिग्री। दूसरा, यदि हम कहें कि कोई प्रकाश किरण किसी कोण पर इस तरह से आपतित हो रही है, किसी एक कोण पर, तो वो परावर्तित होने के बाद कितने कोण पर जाएगी, जितने कोण पर आई है वो उतने ही कोण पर परावर्तित हो जाती है। तो ये जितने कोण पर आ रही है उतने ही कोण पर क्या होगी, परावर्तित। अभी हमने बोला कि ये जो परावर्तित किरण है या तो वास्तव में मिलनी चाहिए या फिर मिलती हुई प्रतीत होनी चाहिए। यहां ये टकराकर किरण वापस जा रही है, इसी तरह से ये वाली किरण भी टकराकर वापस जा रही है। यदि इन किरणों को आगे बढ़ाओगे तो ये क्या दोनों किरणें आपस में कहीं मिलेंगी, नहीं। जब ये वास्तव में आपस में कहीं नहीं मिलती हैं तो क्या करें, हम इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं। दर्पण में जब हम इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं, ऐसी कल्पना करते हैं कि ये किरणें पीछे की ओर बढ़ाने पर कहीं मिलती हैं। ये किरणें मान लीजिए पीछे की ओर यहां मिलती हैं, तो यहां पर बनेगा प्रतिबिंब। अब क्या किरणें वास्तव में मिली हैं, नहीं, वास्तव में नहीं मिली हैं। तो ये जो किरणें हैं कैसी हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। और जब किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी। तो यहां जो ये प्रतिबिंब बना है ये कैसा है, आभासी है। ये प्रतिबिंब आभासी है। वस्तु यहां सीधी खड़ी है तो प्रतिबिंब भी कैसा बन रहा है, सीधा। तो यहां पहली बात ध्यान रखनी है कि समतल दर्पण से जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो कैसा होगा, वो प्रतिबिंब होगा आभासी व सीधा, आभासी व सीधा।
दूसरी बात, यहां वस्तु थी और ये दर्पण है, वस्तु और दर्पण के बीच की जो दूरी होती है उसको हम कहते हैं बिंब दूरी। दर्पण तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी होती है उसको कहा जाता है प्रतिबिंब दूरी। यहां पर जितनी दूरी पर वस्तु खड़ी है, दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु खड़ी है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है। ये क्या है? प्रतिबिंब है। और प्रतिबिंब कैसा है? आभासी। जितनी दूरी पर वस्तु खड़ी है उतनी ही दूरी पर क्या बन रहा है? प्रतिबिंब। तो दूसरी बात ये ध्यान रखनी है यहां कि भाई समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु खड़ी है या जितनी दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी है। तो दूसरी बात क्या है कि यहां प्रतिबिंब दूरी तथा बिंब दूरी दोनों कैसी होंगी? बराबर होंगी। अगला देखिए, जितनी ऊंचाई यहां पर वस्तु की है उतनी ही ऊंचाई का क्या बन रहा है? प्रतिबिंब। तो हम कह सकते हैं जितने आकार की वस्तु है उतने ही आकार का प्रतिबिंब बनता है। मतलब बनने वाला जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब का आकार कैसा रहेगा? बराबर रहेगा। किसके बराबर? बिंब के बराबर। प्रतिबिंब का आकार कैसा रहेगा? बराबर रहेगा। अगला पॉइंट है कि यहां जो वस्तु है, मान लिया जाए कि हम समतल दर्पण के सामने खड़े हैं, तो समतल दर्पण में जब हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो प्रतिबिंब देखते समय प्रतिबिंब हमारा जैसा प्रतिबिंब बन रहा है उस प्रतिबिंब के अंदर दायां जो भाग है वो बायां और बायां भाग जो होता है वो कैसा दिखाई देता है? दायां। प्रतिबिंब के अंदर वस्तु का या बिंब का दायां भाग तो कैसा दिखता है? बायां। और बायां भाग कैसा दिखता है? दायां। और इसी घटना को बोला जाता है, क्या बोलते हैं भाई? पार्श्व परावर्तन। मतलब ये जो प्रतिबिंब बन रहा है वो किस घटना पर आधारित है? पार्श्व परावर्तन पर। पार्श्व परावर्तन में क्या होता है? बिंब का दायां भाग तो बायां दिखाई देता है और बायां भाग कैसा दिखाई देता है? दायां। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की विशेषताएं कौन कौन सी विशेषताएं थी? हाँ जी, पहला था प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी तथा सीधा। मतलब जो प्रतिबिंब बना है उसके अंदर प्रकाश किरणें जो है वास्तव में नहीं मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। दूसरा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे दर्पण से उतनी ही दूर, कहाँ जी? प्रतिबिंब बनता कहाँ है? दर्पण के पीछे। दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी है या दर्पण के सामने स्थित है। कहने का मतलब कि इसके अंदर बिंब दूरी क्या होती है? u, तथा प्रतिबिंब दूरी क्या होती है? v। दोनों का मान क्या होता है? बराबर। दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रखी है उसको बोलते हैं बिंब दूरी, और जितनी दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है उसको बोला जाता है प्रतिबिंब दूरी। तो समतल दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब है उसमें बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों की दोनों कैसी होती हैं? बराबर। अगला, प्रतिबिंब का आकार तथा वस्तु का आकार बराबर होता है। मतलब ऐसे समझिए कि किसी वस्तु की ऊंचाई जो है 5 फीट है और यदि उसका प्रतिबिंब देखोगे आप तो प्रतिबिंब भी कितनी ऊंचाई का बनेगा? 5 फीट का ही बनेगा। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई या प्रतिबिंब का जो आकार है वो किसके बराबर होगा? वस्तु के आकार के बराबर। इसमें आगे कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम समतल दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए?
तो कम से कम समतल दर्पण की जो ऊंचाई है वो वस्तु की ऊंचाई की कितनी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए 1/2। मान लिया जाए 5 फुट का कोई व्यक्ति है, वो अपना पूर्ण प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखना चाहता है, तो उसके लिए कितनी ऊंचाई का समतल दर्पण होना चाहिए, तो उस व्यक्ति के लिए 5 का आधा कितने फुट का होना चाहिए, 2.5 फीट ऊंचाई का होना चाहिए। अगला है प्रतिबिंब। अगली विशेषता महत्वपूर्ण है। प्रतिबिंब जो है कैसा दिखाई देता है, पार्श्व परावर्तन वाला। यहाँ जो प्रतिबिंब है वो कैसा दिखाई देता है, पार्श्व परावर्तन। पार्श्व परावर्तन मतलब जो प्रतिबिंब है उसकी दिशा बदल जाती है। बिंब और प्रतिबिंब में क्या चेंज हो जाती है, दिशा का चेंज कैसे, जैसे कोई वस्तु है और वस्तु का प्रतिबिंब आप देख रहे हैं, तो प्रतिबिंब के अंदर वस्तु का जो दायां भाग होता है, मैं कहूं कि मेरा जो ये दायां हाथ है, तो ये प्रतिबिंब का कौन सा हाथ नजर आएगा, उसका बायां नजर आएगा। तो दायां भाग तो कैसा दिखाई देता है, बायां, और बायां कैसा दिखाई देगा भाई, दायां। तो देखिए ऐसा प्रतिबिंब जिसमें वस्तु का दायां भाग बायां तथा बायां भाग कैसा दिखाई देता है, दायां, तो उसको क्या बोलते हैं, पार्श्व परावर्तन।